13 गोइंग ऑन 30। यह वक्त होता है 1987 का, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनी। यह 13 साल की लड़की है। यह स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल में और भी लड़कियां हैं, जिनमें 6 लड़कियों का एक ग्रुप होता है और उनकी लीडर होती है रीटा। जेनी भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है, इनके जैसा बनना चाहती है, लेकिन वह लोग जेनी को ज़्यादा इंटरटेन नहीं करते। जेनी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है मैट। मैट और जेनी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जेनी मैट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मैट जेनी से बहुत प्यार करता है। मैट को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है, इसलिए वह हर वक्त फ़ोटो खींचता रहता है। रीटा और उसके दोस्त मैट को बंदर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि मैट देखने में मोटा होता है और स्मार्ट नहीं होता। आज जेनी का बर्थडे है और रीटा उसके पास आती है। रीटा जेनी से कहती है कि मैंने क्रिस को बर्थडे में आने के लिए मना लिया है। दरअसल जेनी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि रीटा और उसके दोस्त उसकी पार्टी में आए, लेकिन रीटा कहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे हमें करना होगा, इसलिए शायद हम ना आ पाए। दरअसल वह चाहती है कि वो प्रोजेक्ट को जेनी करे। जेनी करती भी वैसा ही है। वह कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैं कर दूंगी। इस बात पर रीटा और उसके फ्रेंड जेनी की बर्थडे पार्टी पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन जेनी और मेट स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तब जेनी मेट से कहती है कि मैं रीटा और उनकी सहेलियों जैसा बनना चाहती हूँ, और देखना एक दिन मैं वैसा ही बनूंगी और उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। मेट जेनी से कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो, लेकिन जेनी मेट से कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी नहीं रहना चाहती। अब जेनी अपने घर चली जाती है और वह अजीब सा ड्रेस पहन लेती है। तभी वहाँ उसकी माँ होती है। वो कहती है कि तुम मैगजीन की लड़कियों की तरह नहीं बन सकती, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। मैगजीन वह चीज़ है जिस पर मॉडल की तस्वीरें होती हैं, जिसे सारी दुनिया पढ़ती है। जेनी भी उनकी तरह बनना चाहती है। वह अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अब रात होती है। मैट जेनी के लिए खूबसूरत गिफ्ट लेकर आता है। दरअसल वह पिछले 3 हफ्तों से जेनी के लिए इस खूबसूरत गिफ्ट को बना रहा होता है। जेनी मैट से पूछती है कि ये क्या है। मैट कहता है तुम्हें एक डॉल हाउस चाहिए था ना। जेनी कहती है हाँ। मैट कहता है कि मैंने जेनी हाउस बनाया है। दरअसल मैट ने एक हाउस बनाया होता है जिसमें तीनों की अलग अलग तस्वीरें और उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं। साथ ही मैट जेनी को एक मैजिक बॉक्स भी देता है। वह कहता है कि इस बॉक्स के बाहर ये लिखा हुआ है कि जो भी तुम चाहती हो इस बॉक्स को पता चल जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी में वह हो जाता है। एक्चुअली इस बॉक्स में एक पुड़िया होती है और उस पुड़िया में स्पार्कल्स होते हैं। जब यह स्पार्कल्स गिरते हैं और कोई दुआ मांगी जाए तो वह दुआ सच्ची हो जाती है। मैट उस मैजिक बॉक्स को ऊपर रख देता है। तभी डोरबेल बजती है। जेनी समझ जाती है कि रीटा और उसके दोस्त आ गए हैं। वह मैट का गिफ्ट जल्दी से स्टोर में रख देती है, क्योंकि वहाँ पर उसके और भी खिलौने होते हैं। वह बाहर दरवाज़ा खोलने जाती है। वहाँ पर उसकी सारी दोस्त होती हैं। साथ ही 2 और लड़के और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि उसके क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का होता है। यह क्रिस है और सबके सब अंदर आ जाते हैं। सब लोग वहाँ खड़े होते हैं। मैट गाना बजाकर आंखें बंद करके दीवानों की तरह नाच रहा होता है। उसे रीटा और उसके दोस्तों से कोई मतलब नहीं होता। वह बहुत खुश है कि आज जेनी का बर्थडे है। तभी वहाँ रीटा आ जाती है और कैसेट निकाल देती है और कहती है जाओ बेटा घर जाकर नाचना। जेनी भी कुछ नहीं कहती तो मैट को लगता है कि शायद मुझे बाहर जाना चाहिए। जेनी कहते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं कौन सी तुम्हारी माँ हूँ। और मैट बाहर चला जाता है। जेनी इसलिए कहती है क्योंकि वह रीटा और उनकी सहेलियों की तरह बनना चाहती है, लेकिन असल में वह ऐसी है ही नहीं। अब रीटा जेनी को कहती है कि चलो हम लोग गेम खेलते हैं। वह जेनी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि अंदर एक लड़का आएगा और वो तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेगा। और जानती हो कौन आना चाहता है? क्रिश। रीटा जेनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस जगह बैठा देती है जहाँ पर उसके बहुत सारे खिलौने होते हैं। ये एक तरह का क्लोजेट होता है और बाहर यह दिखाया जाता है कि रीटा और उसके दोस्त क्रिस सभी खाने का सामान उठाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैट भी आ जाता है। मैट पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो रीटा कहती है कि जेनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैट वहाँ पर जाता है और देखता है कि जेनी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैट के कदमों की आहट सुनकर जेनी को लगता है कि क्रिश आ गया। मैट उसके सामने बैठ जाता है। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मैट जेनी को किस करने वाला होता है कि जेनी के मुंह से क्रिस का नाम निकल जाता है। मैट बोलता है मैं क्रिस नहीं हूँ, मैट हूँ।
और जेनी जब अपनी आंखों की पट्टी हटा के देखती है तो उसके सामने कृष्ण ही मैट बैठा है। जेनी मैट से पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए। मैट कहता है वह लोग चले गए। इस बात से जेनी को बहुत दुख होता है और वह मैट को ब्लेम करती है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मैट कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेनी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करती। मैट कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बजाता हूँ, लेकिन जेनी कुछ नहीं सुनती। कहती है मैं 30 साल की एक खूबसूरत कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ। और वह अपनी आंखों पर दोबारा पट्टी लगा लेती है और उसी जगह बैठ जाती है और दोबारा बोलती है कि मुझे 30 साल की खूबसूरत औरत बनना है। और उसका सर पीछे लगे सेल्फ पर टकराता है। उस सेल्फ पर वही घर होता है और उसके ऊपर वही स्पार्कल्स होते हैं जो उसके ऊपर गिरने लगते हैं। जेनी के सर को सेल्फ पर लगने से वह टुकड़े उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं और जब जेनी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वह एक शानदार घर में है। यह घर जेनी का नहीं है। जब वह शीशे में अपने आप को देखती है तो वह डर जाती है क्योंकि वह बड़ी हो चुकी है। जेनी को भी कुछ याद नहीं रहता कि वह बड़ी कैसी हो गई। वहाँ टेबल पर कुछ लेटर्स होते हैं जो जेनी के नाम पर होते हैं। जब वह उस पत्र को देख रही होती है तो वहाँ एक आदमी आता है जो पहले से ही उस घर में होता है और वह नहा रहा होता है। जेनी उस आदमी को नहीं पहचानती और जब वह आदमी जेनी के करीब आने की कोशिश करता है तो जेनी घर छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता कि वह 13 से 30 की कैसे हो गई। अब जेनी नीचे जा रही होती है। वहाँ पर एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है जिसका नाम लूसी है। वह उसके साथ काम करती है। जेनी और लूसी बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ ही दोनों उस मैगजीन की जिसका नाम वाइज है उसमें काम करते हैं, जो मैगजीन जेनी की फेवरेट मैगजीन है बचपन से। वह उसकी एडिटर बन चुकी है। वह ऑफिस में किसी को भी नहीं जानती। उसकी दोस्त लूसी को लगता है कि इसने कोई नशा किया हुआ है या ये परेशान है, इसलिए लूसी जेनी से कहती है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। लूसी जेनी को कहती कि अभी 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सब लोग बैठते हैं और जेनी को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और करना क्या है। वहाँ पर उनका चीफ एडिटर आता है और बताता है कि हमारा कॉम्पिटिटर मैगजीन जिसका नाम स्पार्कल है हमारा डाटा चोरी कर रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कौन इंसान है जो मैगजीन के डाटा को चोरी कर रहा है और दूसरी मैगजीन तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर जेनी को यह भी पता चलता है कि उसके और पेरेंट्स के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वह उनका फ़ोन नहीं उठाती। जेनी किसी तरह मैट का एड्रेस निकाल लेती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मैट रहता है। वह डोरबेल बजाती है। तभी मैट थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है। जेनी मैट को देखकर नहीं पहचानती और मैट भी जेनी को नहीं पहचानता, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो कहती है तुम मैट हो। मैट भी जेनी को पहचान लेता है। जेनी मैट को बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। कल ही मैं 13 साल की थी और आज मैं 30 साल की हो गई हूँ। तुम खुद को भी देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो। यह सब एक सपने की तरह है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि मेरी ज़िंदगी के 17 साल कैसे बीते? मैट कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि हाई स्कूल के बाद मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। अब हम दोस्त नहीं हैं। इसके साथ मैट अपने हाई स्कूल की फ़ोटो भी दिखाता है जिसमें वह देखती है कि वह रीटा और उसके ग्रुप के साथ होती है। मैट जेनी को बताता है कि तुम तो उनके ग्रुप की लीडर हो गई थी और साथ ही साथ वह लड़का जो उसके बर्थडे पर आया था वह भी उसके साथ होता है। यानी कि उसने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में सोचा था वह सब कुछ जेनी ने पा लिया था, लेकिन अपने दोस्त मैट को खो दिया। यहाँ पर जेनी को यह भी पता चलता है कि रीटा वही लड़की है आज जो उसके साथ काम करती है जिसका नाम लूसी है। मैट वहाँ से जाने लगता है। जेनी कहती है कि आज मेरे ऑफिस की पार्टी वहाँ है और तुम्हें आना होगा। मैट कहता है कि ठीक है मैं जाती है तो उसका बॉस कहता है कि मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। लोग पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब यहाँ से जा रहे हैं, कुछ करना होगा। तभी जेनी डीजे वाले के पास जाती है और कहती है कि माइकल जैक्सन का गाना बजा दो क्योंकि यह वह सॉन्ग हुआ करता है जिस पर जेनी बचपन में डांस किया करती थी। वह वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी लोग दूर दूर खड़े हुए होते हैं। तभी वहाँ पर मैट आ जाता है। वह मैट को कहती है कि तुम मेरे साथ डांस करो। मैट अब डांस नहीं करता, लेकिन जेनी के कहने पर वह डांस करने आ जाता है। दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी डांस करना शुरू होते हैं और पार्टी सक्सेसफुल रहती है। एक दिन जेनी अपने बचपन के दोस्त रीटा जिसका नाम अब लूसी है उसके साथ एक रेस्टोरेंट में होती है।
जहाँ पर रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सड़क के दूसरी तरफ वही इंसान होता है जो जेनी के घर पर था, जिसे जेनी नहीं पहचानती। वह जेनी को आवाज़ लगाता है। जेनी लूसी से पूछती है कि यह कौन है। लूसी कहती है कि यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पर जेनी का दोस्त मेट भी आ जाता है। मेट के साथ उसकी मंगेतर भी होती है, यानी मेट की अब कुछ ही दिनों बाद शादी होने वाली है। इस बात से जेनी को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जेनी को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। यहाँ पर जेनी का बॉयफ्रेंड भी आता है। मेट और उसकी मंगेतर वहाँ से चले जाते हैं। जेनी का फ्रेंड लूसी से कहता है, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को तुमसे चुरा सकता हूँ? दरअसल वह उसके साथ घर जाना चाहता है। लूसी कहती है, क्यों नहीं। जेनी सबसे पहले लूसी से पूछती है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। लूसी कहती है, हाँ जाओ, एंजॉय करो। जेनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों घर आ जाते हैं। जेनी का बॉयफ्रेंड कपड़े उतारकर डांस करना शुरू कर देता है। जेनी ने सच में सोचा था कि वह उसके साथ कोई गेम खेलेगा, लेकिन वह तो कोई और ही गेम खेलना चाहता है और जेनी वहां से चली जाती है। जब जेनी ऑफिस जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जेनी की असिस्टेंट जेनी को फ़ोन करके कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड ये पूछ रहा है कि आप उसके साथ लंच पर कब जाएंगी। जेनी कहती है कि 10,000 साल बाद, अगर वह इंतज़ार कर सकता है तो। यहाँ पर जेनी के ऑफिस में एक मीटिंग भी होती है। इनका बॉस यह बताता है कि स्पार्कल हमसे अब और भी आगे जा चुका है। अब हमें वॉइस मैगजीन को फिर से रिडिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी डिजाइनिंग फिर से करनी पड़ेगी। उनमें से एक स्टाफ यह कहता है कि अब यह बहुत मुश्किल काम है। जेनी कहती है कि हमें यह करना चाहिए, इसमें मज़ा आएगा, और उसका बॉस मैगजीन को रिडिजाइन करने का काम जेनी और रीटा को दे देता है। यहाँ पर जेनी को यह भी पता चलता है कि वह दूसरों के आइडिया चुराती है। जेनी एक दिन रीटा को यह बात करते सुनती है कि जेनी को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करेंगे और इसका सारा क्रेडिट मुझे जाएगा। इसके बाद जेनी मेट से मिलने जाती है। दोनों वॉक पर जाते हैं। जेनी मेट से पूछती है, क्या तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो? मेट कहता है कि मैं प्यार पर विश्वास नहीं करता। हाई स्कूल के बाद मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया, क्योंकि हाई स्कूल में मेट जेनी से प्यार करता था। जेनी मेट से पूछती है, हमारी दोस्ती कैसे ख़त्म हुई? हालांकि मेट जेनी को यह सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ज़बरदस्ती पूछने पर मेट उसे बताता है, तुम्हारे 13th बर्थडे पर रीटा और उसके दोस्त तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अंदर छोड़ गए थे। जब तुम बाहर आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया और तुमने मेरे दिए गए गिफ्ट को मेरे मुंह पर ही दे मारा। यह वह गिफ्ट था जो मैं तुम्हारे लिए पिछले 3 हफ्ते से बना रहा था। जेनी को इस बात का बहुत अफसोस होता है। वह उसे सॉरी कहती है, लेकिन मेट कहता है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं, यह बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जेनी कहती है, अब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मैं मेरे माता पिता से भी बात नहीं करती हूँ। और जेनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। जेनी उस पुराने घर में जाती है जहाँ पर उसने अपना 13वां बर्थडे मनाया था। वहाँ पर उस जगह बैठकर बहुत रोती है जहाँ पर 13 साल बैठकर बहुत रो रही थी। जेनी के मम्मी पापा भी तब वहाँ आ जाते हैं। वह अपने मम्मी पापा को गले लगाकर बहुत रोती है, क्योंकि अब वह बदल गई है। अगली सुबह जेनी अपनी माँ से पूछती है कि कभी आपने ऐसी कोई गलती की जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई हो, तो आपको कैसा लगेगा? जेनी की माँ कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन कभी मुझे इनसे पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और इस बात से जेनी को संतुष्टि मिलती है। वह इसके बाद अपने दोस्त मेट के घर मिलने जाती है। मेट एक फोटोग्राफर है। जेनी को अपने मैगजीन का सब कुछ बदलना है, यानी कि उसे मैगजीन को रीडिज़ाइन कराना है। रीडिज़ाइनिंग के लिए एक नया फोटोग्राफर उसको चाहिए होता है। वह मेट के साथ मिलकर देश में आम लोगों की ज़िंदगी की बहुत सारी फ़ोटो खींचती है। यहाँ पर साथ काम करते मेट और जेनी एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं। लेकिन मेट जेनी से बचपन से प्यार करता है, लेकिन अब जेनी को भी एहसास होता है कि वह मेट से प्यार करती है, क्योंकि उसने मेट जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वही दूसरा दिन आता है जब लूसी और जेनी को अपना प्रेजेंटेशन अपने बॉस के सामने दिखाना होता है। सबसे पहले लूसी अपना प्रेजेंटेशन देती है। उसके प्रेजेंटेशन में वही चीज़ होती है, मॉडल्स वगैरह, जो उसके बॉस को पसंद नहीं आती। लेकिन जब जेनी अपना प्रेजेंटेशन देती है तो उसका बॉस बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन में पूरी तरह से बदलाव होता है, क्योंकि उसने अपने प्रेजेंटेशन में आप लोगों को स्पोर्ट्स पर्सन को ऐड किया रहता है। और रीटा को बहुत गुस्सा आता है। वह जेनी के ऑफिस में बैठी होती है। वह जेनी के ऑफिस में कुछ खोजबीन करने जाती है। तभी वह उसका ड्रॉवर खोलती है
और उसके ड्रॉवर में देखती है कि स्पार्कल कंपनी का एक इन्वेलप होता है जिसमें स्पार्कल कंपनी के मैगजीन के पेज होते हैं, जो स्पार्कल कंपनी को पॉइस कंपनी के डाटा भेजती है। यानी जेनी ही अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को उसकी कंपनी के डाटा भेजती थी। वह उस कंपनी में फ़ोन करती है। जो जेनी का नया प्लान होता है वह सारा का सारा प्लान उस कंपनी को बता देती है। तभी मेट वहाँ पर जेनी से मिलने आता है, लेकिन जेनी वहाँ पर नहीं होती और लूसी मेट को झूठ कह देती है कि वह किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही है। उसे तुम्हारी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम इस पेपर पर साइन कर दो ताकि इतनी सारी फ़ोटो के राइट्स हमें मिल जाएं और तुम्हारी मेहनत बेकार ना हो सकता है कि हम फ़ोटो को कहीं और उपयोग कर लें। और मेट उस पेपर पर साइन कर देता है, वहाँ से अपना चेक लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी मेट से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मंगेतर होती है। वह उसे बताती है कि कल हमारी शादी है। इस बात पर जेनी को बहुत दुख होता है। अगले दिन जेनी को उसका बॉस बताता है कि कल जिस प्रेजेंटेशन को तुमने रीडिज़ाइन किया था उस डाटा को लूसी ने ऑनलाइन स्पार्कल कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया है। आज सुबह से न्यूज़पेपर में वह फ़ोटो छप चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हमारी मीटिंग थी वो भी परमानेंटली कैंसिल हो चुकी है। जेनी कहती है कि वह ऐसा कैसा कर सकती है। वो बताता है कि सारे के सारे फ़ोटो मेट के खींचे हुए हैं और मेट ने भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था। जेनी जब लूसी के पास जाती है तो लूसी कहती है कि मैंने सारे के सारे डिज़ाइन स्पार्कल को भेज दिए हैं क्योंकि तुम भी यही करने वाली थी ना। तुम इस स्पार्कल की चीफ एडिटर बनने वाली थी ना, लेकिन अब मैं यहाँ की चीफ एडिटर हूँ। लूसी जेनी को यह भी बताती है कि मैंने मेट से यह भी कह दिया था कि तुम किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही हो। जेनी यह सब सुनकर सीधा मेट के घर जाती है। आज मेट की शादी है। जेनी मेट के कमरे में जाती है जहां पर वह तैयार हो रहा होता है। अब मेट को बताती है कि लूसी ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब झूठ है। मेट कहता है मैं जानता हूँ, मैंने उस पर कभी विश्वास ही नहीं किया। जेनी मेट से कहती है कि मैं अब पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहती थी। मेट कहता है मैं जानता हूँ। मेट जेनी को वह डॉल हाउस देता है जो उसने उसके 13th बर्थडे पर दिया होता है। दरअसल मेट ने उस डॉल हाउस को आज तक संभाल कर रखा हुआ है। जेनी उसे पाकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। मेट कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन हम दोनों की ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत अलग है। जेनी वहाँ से चली जाती है और अपने पुराने घर के बाहर बैठ जाती है। उसके सामने वही डॉल हाउस है जो मेट ने उसे उसके बर्थडे पर बना के दिया था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहाँ हवा चलती है और उस हाउस पर जमे हुए स्पार्कल्स जेनी के ऊपर गिरते हैं। और जेनी मन ही मन सोच रही होती कि काश मैं वापस 13 साल की उसी अवस्था में हो जाती। और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो 1987 में पहुंच जाती है, यानी कि अपने बचपन में अपने 13th बर्थडे पर। वह कमरे से बाहर जाती है और मेट के गले लग जाती है। जब वह दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ से रीटा यानी लूसी आ रही होती है। उनकी नज़रों में जेनी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जेनी को भी इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। रीटा के हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। जेनी उस कोल्ड ड्रिंक को उसके कपड़ों के ऊपर गिरा देती है और कहती है तुम गलत तरीकों से कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती। और वह मेट का हाथ पकड़कर वहाँ से ऊपर चली जाती है। अब यह दिखाया जाता है कि जेनी और मेट जवान हो चुके हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, यानी कि सब कुछ बदल चुका है और यह उनकी वास्तविकता होती है। और इस तरह से इस कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग। दोस्तों ये कहानी कैसे लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।